Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Colonialism and Urban Change. And before starting the chapter, we have to know some important term like what do you mean by colonialism? It means the economic, social and political policies by which colonial country is governed by a sovereign country. Now, we have earlier read about the changes that were wrought by the British in the countryside. The nature of towns and cities also underwent drastic changes. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए थे. जो ओल्ड टाउन थे वो न्यू टाउन में कन्वर्ट हो गए थे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स नीड. ओके, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे उन्होंने यहाँ पर कॉलोनी इस्टेब्लिश की और कैसे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनियलिज्म एंड अर्बनाइजेशन. नाउ कॉलोनिज्म क्या होता है? कॉलोनिज्म होता है कि बाहर के जो लोग हैं वो किसी देश में आए, एक जगह पर कॉलोनी बनाएं, वहाँ पर बिजनेस करें और धीरे धीरे पूरी कंट्री पर रूल करने लगे. ओके, तो दैट इज कॉलोनिज्म मीन्स द प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग कॉलोनीज. It also refer to the economic, political and social policies by which colonies are governed by any sovereign country or the colonial power. Fine. जैसे ब्रिटिशर्स आए थे वो क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे. एक जगह पर उन्होंने कॉलोनी बनाई. ऐसे छोटे छोटे क्या बनाए? उन्होंने पोर्ट बनाए. जैसे कि 1510 में कॉलोनाइजेशन इंडिया में शुरू हुई थी जब पुर्तगीज आए थे. एक न्यू पोर्ट टाउन इन पणजी उन्होंने इस्टेब्लिश किया. उसके बाद बॉम्बे में छोटी सी कॉलोनी बनाई. फिर डच पीपल आए, उन्होंने मछलीपट्टनम में और नागापट्टनम में अपनी कॉलोनी बनाई. ओके, फिर उसके बाद फ्रेंच पीपल आए और फिर आए ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स जब आए तो सारे जितने भी जो फॉरेन लोग थे, जो भी पुर्तगीज और उनसे पहले फ्रेंच पीपल, डच पीपल आए थे, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहे? ब्रिटिशर्स रहे. धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी क्या होती चली गई? इंडिया पर मोनोपोली होती चली गई, यानी कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इंडिया में ट्रेड करेंगे. तो धीरे धीरे बाकी सारे लोग पीछे हट गए और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया को पूरा अपने अंडर कर लिया. यानी अब इंडिया का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चलेगा. फाइन. तो दिस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन. यानी बाहर की एक कंट्री, उसका एक ग्रुप आया दूसरी कंट्री में और उस कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन उस कॉलोनी के अकॉर्डिंग चेंज हो गए. फाइन. तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जितनी भी यूरोपियन सेटलमेंट थी वो धीरे धीरे क्या होती चली गई? हटती चली गई, पीछे होती चली गई. But did not have any marked impact on the level of urbanization in India. It is only in the early 19th century that the British established a firm territorial hold in India as the country came under the British Crown in 1858. यानी 1858 में जो हमारा देश है वो किसके अंडर आ गया था? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था. 1858 से लेकर 1947 तक, यानी 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, तब तक हमारे ऊपर किसका रूल रहा? ब्रिटिशर्स का रूल रहा. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो उन्होंने क्या किया? जैसे उनको अच्छा लगता था. अगर दिल्ली में उन्होंने कैपिटल बनाई या फिर बॉम्बे में उन्होंने प्रेसिडेंसी बनाई, उस अकॉर्डिंग वो टाउन को न्यू कर लेते थे और उस अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन करते थे. फाइन. Now next topic is deurbanization or urban decline in the 19th century. The consolidation of territorial power by the British in 1800 brought about a period of stagnation and decline of urban centers in India which lasted for more than a century. अब ब्रिटिशर्स जब आ गए थे उन्होंने क्या किया? वो एक जगह पर आकर खड़े हो गए कि यहाँ पर हमारी मोनोपोली चलेगी और जो इंडियन ट्रेड था वो एक जगह पर डिक्लाइन होने लगा. जो अर्बन सेंटर्स थे, उस टाइम अर्बन सेंटर थे, वो डिक्लाइन होने लगे. And the 19th century urban scenario stands out in contrast to the Mughal period of urban growth. यानी मुगल पीरियड था तो मुगल पीरियड पर जो फेमस अर्बन सेंटर थे वो एक तरीके से डिक्लाइन हो गए थे और न्यू सेंटर्स अमर्ज हुए थे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स नीड. अब क्या कारण थे
कि जो डिक्लाइन ऑफ सिटीज़, कि ये सिटीज़ जो थी वो क्यों डिक्लाइन हुई। फर्स्ट इज़ द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इन द प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज ब्रिटिशर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जो फेमस अर्बन सेंटर हैं वहाँ की प्रोस्पेरिटी देखी जाए और इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो देखी जाए, तो उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। सेकंड इज द अशरिंग इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन द लेटर half of the 18th century, thus altering the very complexion of urbanization in England and in India at a later stage. Okay. सेकेंड रीज़न क्या है, इंग्लैंड में उस टाइम पर क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, यानी बहुत सारे कारखाने, न्यू इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हो रही थी। वहाँ से जो कच्चा माल है वो कहाँ से जाता था, इंडिया से जाता था, इसी के लिए वो आए थे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, इंडिया से कच्चा माल वो लेकर जाते थे और वहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट होता था वो इंडिया में क्या करते थे, सेल करते थे। तो जो ऑलरेडी लोगों के एग्जिस्टिंग ट्रेड थे वो क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। नाउ a major feature of the urbanization in early 19th century was the decline of the pre-British cities, prominent among which were the ones Agra, Delhi, Lucknow, Ahmedabad, Srinagar, Cambay, Patna, Gaya, Baroda, Indore, Tanjore, etc. By 1872, the urban population of India had declined from 11% in 1800 to 8.7% in 1872. Calcutta by this time and become the premier city of India with the population of nearly 8 lakh. While the pre-British cities showed a marked decline in population, the British cities of Calcutta, Bombay and Madras showed a remarkable growth. अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये 3 प्रेसिडेंसी ब्रिटिशर्स की फेमस थी, जहाँ पर कौन कौन सी, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिसेस बना रखे थे। फाइन, तो लोगों ने क्या किया, उस टाइम पर क्या चेंजेस आए 18th सेंचुरी में, कि जो लोग थे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद में रहते थे, वहाँ की पॉपुलेशन कम होती गई और लोग किस तरफ मूव होते गए, ब्रिटिशर्स की तरफ, यानी कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास की तरफ। The decline of urban centers in India during the 19th century was due to the negative attitude of the British towards the traditional industries of India, particularly the cotton textile industry. This attitude was largely a result of the Industrial Revolution in England and the growth of the textile industry in Manchester. India was the main market of British goods. अब इंडिया क्या था, इंडिया था मेन मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड, यानी इंग्लैंड से जो सामान है वो इंडिया में लाया जाता था और सस्ते रेटों पर बेचा जाता था। तो जो इंडिया के फार्मर थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे, इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी, क्योंकि उनका सामान क्या था, अच्छी क्वालिटी का था लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सस्ते रेट में अपना सामान बेच देते थे। तो कॉटन टेक्सटाइल जो थी, कॉटन के कपड़े महंगे आते थे, तो कॉटन टेक्सटाइल उस टाइम पर बिल्कुल एक तरीके से क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। अनदर फैक्टर which contributed to the decline of the urban centers of the pre-British period was the introduction of railroads in India in 1853. दूसरा क्या रीज़न है कि जो अर्बन सेंटर थे वो डिक्लाइन हो गए, कि रेलवे इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने 1853 में। फाइन, एक अच्छा काम हुआ इससे, क्या हुआ कि कहीं भी आना जाना आसान हो गया था लोगों के लिए, लेकिन इससे गलत क्या हुआ कि रेलवे इंडस्ट्री के कारण बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स बने और रेलवे स्टेशंस बने। तो ये रेलवे स्टेशन जो होते थे ये हब होते थे एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। फाइन, तो हर जगह जो रेलवे स्टेशन जो थे वहाँ पर बहुत सारा रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता था ताकि उनको इंग्लैंड भेज सके, और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर अपने रेलवे स्टेशन, उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस की, तो रेलवे स्टेशन पर उन्होंने क्या कर रखी थी, मोनोपोली कर रखी थी, यानी सिर्फ वही इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, उन्हीं का सामान जाएगा। पॉजिटिव बात क्या थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन गई थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते थे। नाउ it also helped in the introduction of modern industries in the metropolitan cities of Calcutta, Bombay, Madras and Kanpur. The 19th century also saw the emergence of a new class of towns in the hilly areas of Himalayas and the south.
अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गर्मी उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी सहन होनी, ठीक है, तो वो समर्स में क्या करते थे, हिल स्टेशन पर चले जाते थे, हिल स्टेशन पर समर्स में रहते थे, तो वहाँ पर उन्हें ठंडा फील होता था। तो कुछ टाइम के लिए वो अपनी कैपिटल क्या है 6 मंथ्स के लिए कहाँ शिफ्ट कर लेते थे, हिल्स में ही शिफ्ट कर लेते थे। जैसे शिमला भी कई बार कैपिटल रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तो वहाँ पर नए टाउन, हिली एरियाज में नए टाउन अमर्ज हो गए थे उस टाइम पर। फाइन। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन अर्बनाइजेशन। First is emergence of metropolitan cities. At the beginning of the 20th century, Calcutta, Bombay and Madras were the leading cities of India. Okay, ये 3 शहर जो हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर। The older cities of मुगल वो क्या हो गई थी, छोटे छोटे टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी, क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं था। जैसे दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद, आगरा, इलाहाबाद had population of around 2 lakh each, while Calcutta, the leading city, had a population of over 9 lakh. तो जो पुरानी सिटीज़ थी उसमें पॉपुलेशन बहुत कम रह गई थी, क्योंकि वो बहुत अलग अलग फ्रेगमेंट में बट गए थे, और जो प्रेसिडेंसीज थी, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल रहा था, और वो जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी। नेक्स्ट इज हिल स्टेशंस एंड प्लांटेशन सेटलमेंट। जैसा कि बच्चों आपको पहले भी बताया कि जो समर्स थी वो अनबियरेबल थी ब्रिटिशर्स के लिए, तो वो कुछ टाइम के लिए क्या करते थे, हिल्स पर चले जाते थे, ताकि उन्हें कुछ टाइम ठंड में वो स्पेंड कर सके। फाइन। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए उन्होंने दिल्ली से शिमला शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल फॉर अबाउट 6 मंथ्स, एंड इन 1870 दे वर 80 हिल स्टेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स इन इंडिया, ऑफ विच शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिलोंग, महाबलेश्वर एंड कोडिकनाल वर द मेजर वंस। और बहुत सारे हिल स्टेशंस बन गए थे। अब हिल स्टेशंस बन गए थे, 6 महीने वो वहाँ रहते थे, तो उन्होंने क्या सोचा, यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने शुरुआत की प्लांटेशन की। क्या प्लांटेशन किया, टी एंड कॉफ़ी का। ओके, असम की चाय सुना होगा आपने, तो वहाँ पर टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन शुरू की, जैसे कि हिल्स ऑफ असम, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। दीज सेटलमेंट्स वर हाउएवर स्मॉल इन साइज। छोटी छोटी सेटलमेंट होती हैं, क्योंकि हिल पे ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, वहाँ पर कुछ ही जगह ऐसी होती है जहाँ पर लोग रह सकते हैं, तो छोटी छोटी सेटलमेंट थी ये, जो लोग क्या करते थे, वहाँ पर प्लांटेशंस करते थे। नेक्स्ट इज सिविल लाइन्स एंड कैंटोनमेंट्स। अब एक नई चीज सामने आई, क्या, सिविल लाइन्स। ओके, सिविल लाइन्स क्या होती थी, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी सिविल लाइन्स। द अर्बन लैंडस्केप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्री ब्रिटिश टाउन्स एंड सिटीज अंडरवेंट अ मैसिव चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. The changes are most visible at British administrative centers, the provincial capitals, the district headquarters and the tehsil level administrative centers. The civil lines were a new addition to all big administrative centers. Civil lines जो हैं ये एक नया एडिशन था, जितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स के, वहाँ पर वो क्या बना लेते थे, सिविल लाइन्स बना लेते थे। उसके अलावा कैंटोनमेंट सेंटर बना लेते थे, जैसे दिल्ली कैंट आपने सुना होगा। तो दिल्ली क्या थी, ब्रिटिशर्स ने कैपिटल बनाई थी, तो दिल्ली कैंट क्यों बनाया, ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश सिविलियन या मिलिट्री पर्सनल हैं, ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पर रह सके, और साथ साथ जो ऑफिसेज हैं उनके भी रखवाली हो सके, उनके भी प्रोटेक्शन हो सके। फाइन। दीज एरियाज हैड लार्ज ओपन स्पेसेस, बंगलोज, प्लांट रोड्स एटसेट्रा। इन ऑल 114 cantonments were built during the late 19th and early 20th century. They were mostly concentrated in the plains of Punjab and western Uttar Pradesh, while the southern states had only 5 cantonments. And these were built for armed forces and had separate barracks for यूरोपियन एंड इंडियन सोल्जर्स। तो क्यों बनाए गए थे ये, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। फाइन। कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनके बंगलो होते थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्क होते थे, प्लांट
प्लान रोड होते थे, बहुत साफ सुथरे बनाए गए हैं। अभी भी आप देखोगे कभी भी किसी भी कैंटोनमेंट में जाकर, सिविल लाइंस में जाकर, तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा कि ब्रिटिशर्स ने कितनी अच्छी प्लानिंग के साथ उनको बना रखा है। फाइन। तो वहाँ पर क्या होते थे, जो कैंटोनमेंट सेंटर होते थे वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस रहती थी, तो सेपरेट बैरक भी बनाए गए थे यूरोपियन सोल्जर्स के लिए और इंडियन सोल्जर्स के लिए अलग अलग बैरक बनाए गए थे। नेक्स्ट इज रेलवेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। रेलवेज जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया क्रिएटेड अ नेशनल नेटवर्क ऑफ अर्बन सेंटर्स इन विच द मेट्रोपॉलिटन सिटीज फॉर्म द प्राइमरी फोर्सिंग supported by 1 lakh towns as satellite centers. The railways contributed to the expansion of trade and introduction of modern industry and thus indirectly हेल्प्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अब रेलवे से क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इजी हो गया था, ट्रेड करना बहुत इजी हो गया था, तो इस तरीके से न्यू अर्बनाइजेशन शुरू हुई। रेलवेज के जो रेलवे स्टेशन होते थे उसके आसपास लोग रहने लगे, तो न्यू रेलवे टाउन्स बन गए। ओके, जैसे कि जमालपुर जैसे बिहार में है, वेतार दैट इज इन आंध्र प्रदेश, बरेली, मेरठ, नागपुर, तो अलग अलग रेलवे टाउन्स बन गए। Industrialization began quite late in India. Cotton textile in Bombay and Ahmedabad, jute in Calcutta and coal mining in the Damodar Basin were the early industries. Most industries were located in the colonial metropolitan cities of Bombay, Calcutta and Madras, Kanpur, Jamshedpur, etc. और जो पहले जो इंडस्ट्रीज़ थी वो जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल थी, वो कहाँ पर शुरुआत हुई थी, बॉम्बे, अहमदाबाद। जूट जो है वो कलकत्ता में शुरू हुआ। कोल माइनिंग जो है दामोदर बेसिन में शुरू हुआ। धीरे धीरे जो बड़े बड़े शहर थे जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पर लोगों ने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। ओके, नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। The idea of railways in India was first conceived in 1831 to 32 in the Presidency of Madras to improve the transport system in South India. However, it could not materialize until July 1856. 1831 में आइडिया आया था कि रेलवे की शुरुआत की जाए मद्रास में, ताकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इजी हो जाए साउथ इंडिया में, लेकिन इसको फाइनल होते होते जुलाई 1856 आ गया था। फाइन। The thought of having a railway line to connect Bombay with Thane first occurred in 1843. On October 31st, 1850, the newly formed Great Indian Peninsula Railway Company (GIP) started the work of constructing the Bombay Kalyan line. उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग देशों में, देशों के अलग अलग शहरों में रेलवे लाइन स्टार्ट हो गया था, रेलवे लाइन का काम। एंड द फॉर्मल इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड ऑन अप्रैल 16, 1853 व्हेन 14 रेलवे कैरेजेस कैरिंग अबाउट 400 गेस्ट। और सबसे पहले यानी फॉर्मल इनॉग्रेशन जो हुई थी वो कब हुई थी, 1853 में। एक ऐसी ट्रेन जिसमें 14 डब्बे थे, ठीक है, रेलवे कैरेज थे, और जिसमें 400 गेस्ट ट्रैवल कर सकते थे, लेफ्ट बोरीबंदर। एंड द ट्रेन वॉज होल्ड बाय 3 लोकोमोटिव नेम सुल्तान, सिंध एंड साहिब। ये 3 लोग चला रहे थे उस ट्रेन को। द ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 34 किलोमीटर इन अबाउट 1.25 आवर्स। ओके, तो ऐसे इंडिया में रेलवेज की शुरुआत हुई। नेक्स्ट इज अर्बन एमिनिटीज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। One of the major benefits of the British rule was the improvement in civic amenities in some major cities. लोगों को जो सुख सुविधाएं थी वो मिलने लगी ब्रिटिशर्स के कारण। ओके, ये एक मेजर बेनिफिट था हमारे इंडियंस के लिए, जैसे कि पाइप्ड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटनिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई and sewerage, modern shopping areas, parks, playgrounds for recreation were established in a number of cities from 1882. Urban administrative bodies were set up to look after civic amenities in a number of cities. और इसके लिए administrative bodies बनाई गई जो civic amenities को look after करती थी। These municipalities were primarily engaged in collection of local taxes, maintenance of roads, removal of garbage and night soil, and primary education and public health.
उसके बाद टाउन प्लानिंग वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ऑल्दो legislation for improvement of slum areas was enacted in the first 2 decades of the 20th century in Bombay and other provinces. Next is public works. Lord Dalhousie set up a separate public work department, that is PWD. एक डिपार्टमेंट बनाया लॉर्ड डलहौजी ने, जो उस टाइम वाइस रॉय थे ब्रिटिश के, एंड एवरी प्रेसिडेंसी में एक PWD डिपार्टमेंट होता था जो क्या करता था, वो रोड बनाने का काम करता था, कैनल्स एंड ब्रिजेस मेकिंग का काम करता था. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century, द गंगा एंड द यमुना कैनल्स, बारी दोब कैनल इन पंजाब and the Godavari and Krishna canals in South India were constructed. In the later half of the century, Agra Canal in 1874, Sirhind Canal 1878 and several other canals in Punjab were constructed between 1890 and 1899. Now, here is an interesting fact. Lord Ripon, that is known as the father of local self government. Okay, कौन? लॉर्ड राइपन, जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी. ही पास्ड अ रेजोल्यूशन इन May 1882 regarding local self government in provinces. The resolution aimed at the introduction of principles of self government in municipal administration as in the case of rural boards. Up to the time of Lord Ripon, the local administration of towns like that or rural areas was not conducted on any uniform or definite principle. In big towns, there was a municipal committee nominated by government with the district magistrate as chairman. तो लॉर्ड राइपन ने ही जो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या म्यूनिसिपैलिटी है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है लोगों के लिए, उसको इंट्रोड्यूस किया. दिल्ली अ केस स्टडी. दिल्ली जो है वो हिस्टोरिक टाइम से ही इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है. यस, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया. इट लाइज एस्ट्राइड द यमुना रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर. इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट टोपोग्राफिक फीचर इज द दिल्ली रिज, एन एक्सटेंशन ऑफ द अरावली रेंज. Delhi is the oldest city. It is known from the Mahabharata days as Indraprastha. इतनी पुरानी सिटी है दिल्ली कि महाभारत के टाइम पर भी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था. अ स्प्लेंडेड फोर्टिफाइड सिटी. ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज BC टू द 10th century AD, दिल्ली रिमेन्ड एन इनहैबिटेड एरिया. ज़्यादा लोग दिल्ली में उस टाइम पर नहीं रहते थे. इट वॉज लोकेटेड ऑन अ कमर्शियल रूट. By the 10th of century AD, the Rajput Tomars had settled in the south of Delhi. About 1060, the Tomars shifted their capital to a walled citadel known as Lal Kot. By the 1160s, the Rajput Chauhans had wrested Delhi from the Tomar rulers. Prithviraj Chauhan enlarged the older Lal Kot, although his capital was Ajmer in Rajasthan. The enlarged Lal Kot was called Kila Rai Pithoda. तो राजपूत रूलर के टाइम पर कुछ एरिया को साउथ ऑफ दिल्ली को लाल कोट के नाम से जाना जाता था, जिसको किला राय पिथौरा के नाम से भी लोग जानते थे. उसके बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ऑफ गजनी ने इन्वेड किया इंडिया पर एंड ही डिफीटेड द चौहान्स एंड ऑक्यूपाइड किला राय पिथौरा. ठीक है, उस किले को क्या कर लिया उन्होंने, ऑक्यूपाई कर लिया. कंसिडरेबल चेंजेस वर मेड इन द सिटीज इंटीरियर टू गिव इट अ न्यू इस्लामिक पर्सियन कैरेक्टर. अब उन्होंने क्या किया, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग दिल्ली को एक नया लुक दिया. तो दिल्ली को क्या किया, बहुत सारे दिल्ली में चेंजेस किए. कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट अ जामी मॉस्क्यू which is today known as the Quwat-ul-Islam Mosque. Qutub Minar was also built to the mosque's south. Okay, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें दिल्ली में चेंजेस किए. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, द वॉल्ड सिटाडेल ऑफ सीरी वॉज बिल्ट एंड द मैसिव फोर्टनेस ऑफ तुगलकाबाद एंड Adilabad and were also built up. In 1327, Muhammad bin Tughlaq created the city of Jahanpana, which linked Siri, Tughlakabad and Adilabad. Now, Firoz Shah Tughlaq
फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए और उन्होंने एक अलग सिटी बनाई जिसको आज किसके नाम से जाना जाता है, कोटला फिरोज शाह के नाम से। इस तरीके से अलग अलग रूलर आते गए और दिल्ली को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते गए, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग दिल्ली में बहुत सारे चेंजेस होते गए। जैसे मुगल एम्परर हुमायूं 1530 to 1556 commenced a walled city and citadel Din Panha, today known as पुराना किला, नियर द टॉम्ब ऑफ सेंट निजामुद्दीन ओलिया, जहाँ पर हम घूमने भी जाते हैं। पुराना किला इसको किसने बनवाया था, मुगल एम्परर हुमायूं ने। उसके बाद शाहजहां का रूल आया, शाहजहां ने शाहजहाबाद नाम रख दिया दिल्ली को। एंड ऑन द यमुना रिवर हिज फोर्ट इज पॉपुलरली कॉल्ड लाल किला, और उनका जो फोर्ट है शाहजहां का वो आज भी लोग किस नाम से जानते हैं, लाल किला, यानी कि रेड फोर्ट से। उसकी जो दीवारें हैं वो लाल पत्थर से बनी हुई हैं। चांदनी चौक was the most important part of Delhi. Later, Aurangzeb 1658 to 1707 added a small mosque inside the fort. और इस तरीके से जो शाहजहां है, मुगल एम्परर है, उन्होंने दिल्ली को चेंज किया। नाउ Delhi was sacked twice in the 18th century. In 1803, the British took Delhi. They shifted their military and civil operations north of शाहजहाबाद। उसके बाद 1857 में उन्होंने फिर से अपना मिलिट्री टुक ओवर द पैलेस, पूरे पैलेस को टुक ओवर कर लिया और फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। They developed Delhi into a classical colonial town, including the native city. जैसे हमने पहले भी पढ़ा, इन्होंने दिल्ली को एक अलग क्लासिकल कॉलोनियल टाउन में चेंज कर दिया, जिसमें सिविल लाइंस का इंट्रोड्यूस किया, कैंटोनमेंट एरियाज को इंट्रोड्यूस किया, बहुत बड़े बड़े बंगलो बनाए और बहुत बड़े बड़े गार्डन्स बनाए, जहाँ पर आर्मी और जो ऑफिसर्स होते थे वो रहते थे। फाइन। सर एडविन ल्यूटन वॉज चूजन एज द आर्किटेक्ट। और इन सारी चीज़ों को, दिल्ली को जब ब्रिटिशर्स ने कैपिटल चूज किया तो दिल्ली को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते थे, तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था आर्किटेक्ट का वो किसको दिया गया, सर एडविन ल्यूटन को, जिन्होंने न्यू दिल्ली को बनाया है। ओके। Viceroy House, India Gate, Legislative Assembly, Connaught Place, etc. were erected। और इन्होंने, जैसा कि आप सीपी घूमने जाते हो, कनॉट प्लेस जाते हो, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली, कनॉट प्लेस, वाइसरॉय हाउस, इंडिया गेट, ये सारी चीज़ें उन्हीं की देखरेख में बनी हैं। Since independence, New Delhi has grown tremendously as a city. The India Gate on the Rajpath was built in the memory of the soldiers of the British Army, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी शहीदी दी थी, जो शहीद हुए थे। Another memorial, अमर जवान ज्योति, was added to commemorate the martyrs of the Indo-Pak War of 1971. नाउ वाइसरॉय हाउस, जिसको राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं, ये भी एक ग्रैंड बिल्डिंग है जिसमें 340 रूम से भी ज़्यादा रूम्स हैं। एंड इट्स आर्किटेक्चर इज इंस्पायर्ड बाय द पैंथियन ऑफ रोम, द सांची स्तूपा एंड द मुगल बिल्डिंग्स। द मुगल गार्डन्स आर एन एडिड अट्रैक्शन। मुगल गार्डन आप देखोगे जो मुगल्स के टाइम के बने हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं दिल्ली को। The Parliament House lies to the northwest of Vijay Chowk. It is a huge circular columned building with 3 semicircle chambers for the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the Central Library. It is an epitome of Indian democracy. उसके अलावा सेक्रेटरीट जो ऑफिसेज बने हुए हैं वो भी ब्रिटिश आर्किटेक्टर के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और मुगल्स ने राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इन्होंने दिल्ली को एक नया रूप दिया है। फाइन। Now, here is a quick recap of the chapter. Colonialism implies the governing of a country by another country for colonial power and treating the colonial population as subordinate. Urbanization of India after 1800 was determined by the British policies. New port towns were set up by European traders in the 16th century on the west coast and in the 17th century on the east coast. The British established a firm territorial hold in India by 1858 and exercised their authority over the country until 1947. In the beginning of the 19th century, there was a stagnation and decline of urban centers in India.
Introduction of railways contributed to the growth of metropolitan cities and some major inland towns. During 150 years of British rule, urban landscape of India underwent a radical transformation. For example, emergence of new cities, hill stations, civil lines, cantonments, railways, industrialization, urbanization, urban amenities and administration, public works, etc. Delhi, the capital of India, has been built and rebuilt many times. It became the country's capital in 1911. It was planned by Edwin Lutyens. The new capital was inaugurated in 1932. Rashtrapati Bhavan, Parliament House, India Gate, Secretariat, Connaught Place, Connaught Circus, etc. are the major landmarks of Delhi. I hope bachcho you have understood the chapter. Read it once again and do the practice of exercise yourself.